प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बीए थर्ड ईयर के अंदर नेतृत्व के बारे में पढ़ेंगे। अपना थर्ड ईयर के इस पुस्तक के अंदर नेतृत्व का टॉपिक चल रहा था। अपन ने नेतृत्व की शैलियां और नेतृत्व के कौन कौन से कार्य होते हैं इसके बारे में विगत कक्षा के अंदर अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे नेतृत्व की तकनीक। सबसे पहले नेतृत्व की तकनीक है नंबर 1, सहयोग की प्राप्ति। सहयोग की प्राप्ति नेतृत्व की सबसे पहली तकनीक जिसके द्वारा नेतृत्वकर्ता अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है वह है सहयोग की प्राप्ति। नेतृत्वकर्ता जब तक अपने अनुयायियों की वांछित सहयोग को प्राप्त नहीं कर देता है तब तक वह किसी भी संगठन या संस्था के लक्ष्य की चरमोत्कर्ष स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और अपने अनुयायियों का सहयोग प्राप्त करने का सबसे परम आवश्यक गुण यह है कि वह अपने अनुयायियों को इस बात का भरोसा दिलाए कि संगठन का बने रहना और संगठन का लक्ष्य और व्यक्तिगत लक्ष्य के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। जब नेतृत्व अपने अनुयायियों को इस आधार पर सहयोग प्राप्त करता है तो संगठन लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। और उसकी जो दूसरी तकनीक है वह है शक्ति का प्रयोग। शक्ति का प्रयोग नेतृत्वकर्ता को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करने का शक्ति के माध्यम से भी वह इस अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। शक्ति से तात्पर्य होता है अपने अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित करने के सभी साधन जो होते हैं वो मिलकर शक्ति का निर्माण करते हैं। तो नेतृत्वकर्ता के द्वारा शक्ति के माध्यम से भी, शक्ति की टेक्निक का इस्तेमाल करके भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर वह अग्रसर होता है। तीसरा इसका जो है वो समन्वय एवं आदेश। नंबर 3, समन्वय एवं आदेश। नेतृत्वकर्ता अपने संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अनुयायियों, विभिन्न प्रकार के संगठनों या विभिन्न प्रकार के मत रखने वाले लोगों के बीच में आदेश के माध्यम से समन्वय स्थापित करके भी वह संगठन के लक्ष्य की इतिश्री की तरफ बढ़ता है। जब तक संगठन के कर्मचारियों के बीच में आदेशों के माध्यम से समन्वय की स्थापना नहीं की जाती है तब तक संगठन अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। नेतृत्व की सबसे अधिक तकनीक यह है कि वह अपने कर्मचारियों के बीच में विभिन्न संगठनों, विभिन्न मांगों के बीच में आदेश के माध्यम से समन्वय स्थापित करे और समन्वय स्थापित करके ही वह संगठन के वांछित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकता है। इसका जब जो तकनीक, चौथी तकनीक है वह है अनुशासन। किसी भी संगठन की सफलता आज के टाइम में अनुशासन के ऊपर निर्भर करती है। जिस संगठन के अंदर या नेतृत्वकर्ता जब तक अपने अनुयायियों में अनुशासन की स्थापना नहीं कर सकता, समयबद्धता, कार्य के प्रति निष्ठा या कार्य के प्रति संकल्प की भावना, जब तक अनुशासन अपने कर्मचारियों में नहीं आ जाता तब तक वह संगठन यथेष्ट रूप से कार्य नहीं कर सकता। इसलिए नेतृत्वकर्ता की सबसे उसके समन्वय के बाद में जो तकनीक रहती है वह तकनीक रहती है अपने अनुयायियों में समन्वय की भावना का विकास कर और अनुशासन के आधार पर वह संगठन को उचित लक्ष्य की तरफ ले जाता है। और पांचवा इसका है उच्च समूह मनोबल का विकास। लास्ट तकनीक है उच्च समूह मनोबल का विकास। एक नेतृत्वकर्ता के अधीन अनेक तरह के अनुयायी काम करते हैं और प्रत्येक अनुयायी का अपना व्यक्तिगत हित होता है, लेकिन नेतृत्वकर्ता जब तक इस समूह के मनोबल को हाई लेवल या हाई ग्राउंड पे नहीं रखेगा तब तक यह समूह संगठन के प्रति निष्ठावान होकर कभी कार्य नहीं करेगा। जब तक संगठन के प्रति उसके अनुयायियों की निष्ठा नहीं रहती है तब तक वह संगठन या समुदाय अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। नेतृत्व की सबसे बढ़िया तकनीक यह है
कि वह अपने अनुयायी जो होते हैं उनके मनोबल को, उनके मॉरल ग्राउंड को या उनके मॉरल लेवल को बहुत हाई रखता है। और जब मॉरल ग्राउंड हाई होता है तभी कर्मचारी अनुयायी संगठन के प्रति निष्ठावान या संकल्पित होकर कार्य करते हैं और संगठन को सफलता प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। तो इन तकनीकों के माध्यम से संगठनकर्ता जो होता है वो संगठन का संचालन या संगठन का परिवेशन करता है। अब इसके अगले अध्याय के रूप में अपन देखते हैं कि एक नेतृत्वकर्ता या एक नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो अपन देखते हैं नेतृत्व के गुण। एक नेतृत्वकर्ता या संगठन को संचालित करने वाला जो उसको फ्रंट पे लीड कर रहा है उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए आत्मविश्वास। जब तक किसी भी नेतृत्वकर्ता या संगठन के संचालनकर्ता के अंदर आत्मविश्वास, आत्मज्ञान पर आधारित आत्मविश्वास का जब तक उसके अंदर संप्रेषण नहीं हो जाता है तब तक वह संगठन का कुशल संचालन नहीं कर सकता। किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को करने की यह भावना होनी चाहिए कि मैं इस कार्य को अच्छी तरह से कर सकता हूं या इस संगठन को अच्छी तरह से लीड कर सकता हूं। जब तक नेता के अंदर इस गुण का समावेश नहीं होता है तब तक वह किसी भी संगठन को वांछित लक्ष्य की ओर नहीं ले जा सकता। नेतृत्वकर्ता खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, उसका विल पावर ही दूसरों को उस कार्य के करने के लिए अनुप्राणित या उनको प्रभावित कर सकता है। जब नेता का आत्मविश्वास ही डोल जाए तो उसके अनुयायी कभी भी संगठन के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकते। तो सबसे पहला उसके अंदर यह गुण होना चाहिए कि नेतृत्वकर्ता के अंदर आत्मविश्वास की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। नंबर 2, स्फूर्ति। किसी भी नेतृत्वकर्ता के अंदर स्फूर्ति की भावना या उसके अंदर हेल्थनेस की भावना होना बहुत जरूरी है। जब तक वह स्वयं स्फूर्त नहीं होगा, स्वयं स्वस्थ नहीं होगा, तब तक वह संगठन को अच्छी तरह से लीड नहीं कर सकता। उसके अंदर स्फूर्ति की भावना या उसके अंदर स्फूर्ति के गुणों का होना भी बहुत आवश्यक है। स्फूर्तवान व्यक्ति ही संगठन के अंदर स्फूर्ति का परिसंचालन कर सकता है। जब स्वयं स्फूर्त नहीं होगा, उसके अंदर लेजीनेस की भावना होगी, तो उसके अनुयायी जो होंगे, उसके नीचे जो को वर्कर्स होंगे या काम करने वाले जो होंगे, उनके अंदर भी लेजीनेस या पंक्चुअलिटी नहीं आएगी और स्फूर्त व्यक्ति ही संगठन को अच्छी तरह से या सही दिशा की तरफ डायरेक्ट कर सकता है। नंबर 3, संप्रेषण की योग्यता। एक नेतृत्वकर्ता के अंदर संप्रेषण की योग्यता, क्योंकि किसी भी संगठन का जो संचालन होता है, जो ऊपर से आदेशों के माध्यम से वह अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है। एक नेतृत्वकर्ता को कुशल संप्रेषक होना बहुत जरूरी है। उसको स्पष्ट और अच्छे शब्दों में अपनी बात अपने अनुयायियों तक पहुंचाने की कला के अंदर उसको निपुण होना पड़ता है। जब तक वह अपनी बात को अपने अनुयायियों तक सही तरीके से या उचित माध्यम के द्वारा नहीं पहुंचा सकता, तब तक वह कुशल संप्रेषक नहीं होता है। संगठन के अनुयायी हमेशा इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उसके नेता का उनके प्रति क्या सोचना है या उसका नेता उनको किस तरफ ले जाना चाहता है, और अपने संगठन के लक्ष्य और मंतव्य का उचित संप्रेषण जब तक उसके अनुयायियों के अंदर नहीं होता है, तब तक संप्रेषण की कमी के कारण संगठन सही दिशा के अंदर कार्य नहीं कर सकता। आदेशों की स्पष्टता के साथ साथ आदेशों का अपने अनुयायियों तक कुशल संप्रेषण करने का गुण भी एक नेतृत्व के अंदर होना चाहिए। नंबर 4, सत्यनिष्ठा। चौथा जो गुण एक नेता के अंदर या नेतृत्वकर्ता के अंदर होना चाहिए वह है सत्यनिष्ठा। यहाँ 2 शब्द है, सत्य और निष्ठा। नेतृत्वकर्ता की जो भावना होती है वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए। उसके अनुयायियों में इस बात का ये भाव होना चाहिए कि संगठन का जो नेतृत्व करता है उसकी निष्ठा सत्य पर आधारित है। जब तक नेता स्वयं सत्यनिष्ठ नहीं होगा तब तक उसके अनुयायियों से अपन सत्यनिष्ठा की उम्मीद नहीं कर सकते।
सत्य निष्ठा या अपने कार्य के प्रति निष्ठावान वो स्वयं जब तक नहीं होगा तब तक उसके अनुयायी भी सत्य पर या उसके काम के प्रति निष्ठ नहीं हो सकते। तो नेतृत्व खुद को सत्य निष्ठा के ऊपर अपना व्यवहार को संचालित करके ही वह अच्छी तरह से संगठन के कार्यों को लीड कर सकता है। नंबर 5, निर्णायकता। एक नेतृत्वकर्ता के अंदर निर्णायकता का गुण भी होना चाहिए, क्योंकि निर्णय लेने का जो अनुयायी हमेशा एक नेता के द्वारा दिए गए आदेशों की पालना ही करते हैं, और जब संगठन के सामने विकट स्थितियां आ जाती है या कठिन स्थितियां आ जाती है तो संगठन के अनुयायी इस बात की उम्मीद रखते हैं कि उनका मार्गदर्शन एक नेता के द्वारा किया जाएगा, और विकट परिस्थितियां हमेशा कभी भी बताकर नहीं आती है, और संगठन के समय जब विकट परिस्थितियां आ जाए तो नेतृत्व के द्वारा ही उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए निर्णय लिया जाता है, और निर्णय में देरी करने के कारण संगठन का जो उद्देश्य होता है वह धूमिल हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर नेतृत्वकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह विकट परिस्थितियों में बहुत समझदारी के साथ उचित निर्णय ले, और उन निर्णय लेते वक्त संगठन के अनुयायियों को अपने विश्वास में ले। निर्णय के अंदर जब तक वह अपने अनुयायियों को विश्वास में नहीं लेता है तब अच्छा निर्णायक वह नहीं कहला सकता। तो नेतृत्व की एक तकनीक यह है कि विकट परिस्थितियों के अंदर उसको एक समझदारी और उचित निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। छठा जो इसका गुण है वह है साहस। एक उचित नेतृत्वकर्ता के अंदर साहस का पुट भी होना चाहिए। जब तक, क्योंकि संगठनकर्ता जब संगठन को लीड करता है, उसके अनुयायियों को वो लीड करता है, उस समय उसकी कई आलोचनाएं प्रतिआलोचनाएं भी होती है, लेकिन जब तक किसी नेता के अंदर या प्रबंधक के अंदर साहस का गुण नहीं होगा, आलोचनाओं को झेलने की निर्भीकता जब तक उसके अंदर नहीं आएगी, तब तक वह विकट परिस्थितियों का मुकाबला करके संगठन को आगे नहीं ले जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर नेतृत्वकर्ता को इस बात का ताकत रखनी चाहिए कि प्रत्येक विकट स्थिति के अंदर उसके द्वारा कुशल और व्यापक साहस का परिचय दिया जाना चाहिए। और अगला इसका है विचारों में लोचशीलता। एक नेतृत्वकर्ता के विचारों में रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, विचारों की लोचशीलता। विचारों में लोचशीलता का तात्पर्य यह है कि बदलती हुई परिस्थितियों के साथ उसके विचारों में परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक है, क्योंकि एक नेतृत्वकर्ता या नेता किसी भी संगठन का परिचालन एक विशेष सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अंदर करता है, और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती है, वो हमेशा बदलती रहती है। तो बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में उसके विचार भी बदलते रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने विचारों के मामले में रिजिड या कठोर हो जाए और सामाजिक और आर्थिक या राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाए। तो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में उसके विचारों के अंदर लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी या परिवर्तनशीलता या उसके परिस्थितियों के साथ में बदलाव होना चाहिए। जब तक व्यक्ति अपने जमाने के साथ नहीं चलता है तब तक वह संगठन को सही दिशा में नहीं ले जा सकता। तो विचारों की लोचशीलता या विचारों में परिवर्तनशीलता परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी नेतृत्वकर्ता के अंदर होनी चाहिए। वह अपने विचारों को लोचशील या परिवर्तनशील या बदलती हुई परिस्थितियों के साथ में बदलकर अच्छे नेतृत्वकर्ता का परिचय दे सकता है। नंबर 8, एक इसमें अलग गुण होना चाहिए, अनुभूति। अनुभूति से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक नेतृत्वकर्ता के मन में इस बात की अनुभूति होनी चाहिए कि आखिर उसके अनुयायी क्या चाहते हैं, अनुयायी किस का मनोदशा या किस कार्य की दशा के अंदर काम करना चाहते हैं, और अनुयायियों में किन किन उनकी समस्याएं क्या है और उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाना चाहिए। जब तक वो अपने संगठन के उद्देश्य के साथ में वह उनकी कर्मचारियों की अनुभूति या उनकी समस्याओं को साथ में नहीं लेता है, तब तक कर्मचारी निष्ठावान होकर संगठन के प्रति कार्य नहीं करते हैं। और उनकी इस बात की अनुभूति उसके अंदर होनी चाहिए कि उसके अनुयायी या उसके कर्मचारी जो है वो संगठन के प्रति उनकी क्या समस्याएं हैं
और उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से होना चाहिए। जब तक उसकी समस्याओं की अनुभूति नहीं होगी तब तक वह उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, और जब तक उसके अनुयायियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक अनुयायी जो उसके संगठन के प्रति स्वस्फूर्त भावना से कार्य नहीं करेंगे और संगठन का उद्देश्य जो है वो धूमिल हो जाएगा। और सबसे लास्ट जो इसका है वह है अच्छा निर्णय। किसी भी परिस्थिति के अंदर जैसा तैसा निर्णय तो हर व्यक्ति ले सकता है, लेकिन अच्छे नेता की यह विशेषता है कि वह निर्णय के अंदर सांगोपांग चीजों का ध्यान रखे। संगठन का उद्देश्य क्या है, कर्मचारियों के हित क्या है, कर्मचारियों की कार्य दशाएं क्या है, उनकी कार्य के प्रति मनोदशा क्या है, सभी चीजों के अंदर संतुलन स्थापित करके जो अच्छा निर्णय ले सके वह हमेशा अच्छा नेतृत्वकर्ता माना जाता है। कई नेतृत्वकर्ता केवल संगठन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं, कर्मचारियों की उपेक्षा कर लेते हैं, और कई नेतृत्वकर्ता ऐसे होते हैं जो कर्मचारियों की बातों का तो ध्यान रखते हैं लेकिन संगठन के उद्देश्यों को धूमिल कर देते हैं। लेकिन अच्छे नेतृत्वकर्ता की यह विशेषता होती है कि वह संगठन के उद्देश्य और कर्मचारियों की मांगों इनके बीच में संतुलन स्थापित करके हमेशा अच्छा निर्णय इस प्रकार से ले जो सांगोपांग होना चाहिए, सभी समुदायों या सभी वर्गों या संगठन से जुड़े सभी तत्वों की मांगों को पूरा करता हुआ होना चाहिए। तो इसी के साथ आज अपना नेतृत्व का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।